पर बैठ गए, सबसे पहले है गुरु यहाँ पे बैठ गए। गुरु के पास कितनी दृष्टि है दोस्तों? 3, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु यहाँ से कहाँ देखेंगे? 1, 2, 3। गुरु पहले यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। गुरु पहले यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद 6, 7 फिर गुरु यहाँ पर देखेंगे, फिर 8, 9 गुरु फिर यहाँ पर देखेंगे। तो गुरु जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालेंगे। अगर इसमें आपको कंफ्यूज हुआ है दोस्तों, तो मैं दोबारा एक बार फिर से अपनी बात को कहता हूँ कि अगर गुरु यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5 उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि उनकी यहाँ पे पड़ेगी। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौम दृष्टि उनकी यहाँ पर पड़ेगी। कुंडली में गुरु जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नौम दृष्टि से वो देखेंगे। जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उसके फल मिलते हैं। उसके फल क्या होते हैं? जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे उसका फलादेश आपको करना आ जाएगा कि गुरु जहाँ से बैठ के देखते हैं कि दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। सेम वैसे मंगल के पास 4, 7, 8 दृष्टि है। अब मंगल अब यहाँ पे हमने एक ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मंगल यहाँ पर बैठे हैं, मंगल प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल के पास कितनी दृष्टि है? चौथी, 7वीं और 8वीं। मतलब मंगल यहाँ से बैठ के 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर देखेंगे। फिर उनके पास एक 8वीं दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर देखेंगे। मतलब मंगल यहाँ पर बैठ के 1, 2 मतलब देखा जाए तो 3 दृष्टि है, खुद बैठे हुए हैं। मतलब 4 घरों पर उनका एक आधिपत्य रहेगा, 4 घरों का वो फल देंगे, 4 भावों का फल देंगे। दृष्टि को पहले आप समझिए, फल क्या देंगे, कैसे देंगे, उनके आधिपत्य में क्या है, कैसे हम इसके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दृष्टि का ज्ञान होना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दृष्टि पे ही सभी योगों का आपको फलादेश करना है। तो इसलिए दृष्टियों को आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मंगल की 3 दृष्टि, मंगल जहां भी बैठेंगे, मैं यहाँ पे लग्न में बैठाया था, उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण मैं और आपको समझाऊं। अगर मंगल यहाँ पर बैठे हो, ये यहाँ पर मंगल अगर यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? देखते हैं 1, 2, 3, 4 मंगल एक यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ से उनके पास कौन सी 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर मंगल यहाँ पर देखेंगे। और फिर उनके पास एक 8वीं दृष्टि है। 8वीं दृष्टि के लिए फिर वही गिनती करते हैं, वहां से कहाँ से गिनती करते हैं? जिस भाव में मंगल बैठे हैं उस भाव से गिनती करते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। आशा करता हूं दोस्तों मंगल की दृष्टि को आप समझ गए होंगे कि मंगल कहीं भी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठेंगे, उस भाव से 3 दृष्टि, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालेंगे। वैसे दोस्तों शनि की भी दृष्टि है, 3री, 7वीं और 10वीं। थोड़ा इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले यदि शनि यहां पर बैठे हुए हैं, शनि यदि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां से उनके पास 3, 7, 10 3 दृष्टियां इनके पास भी है। यहां से बैठेंगे तो 1, 2, 3 शनि यहां पर देखेंगे। फिर 7वीं दृष्टि है उनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर शनि यहां पर भी देखेंगे। फिर वो 10वीं दृष्टि है। 10वीं दृष्टि के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि यहां भी देखेंगे। यहां पर बैठ के शनि 3 दृष्टि अपनी डालेंगे। कौन कौन सी? 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे तो वहां से 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालेंगे। दृष्टि गिनती करते समय इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ है उस भाव को लेकर आगे गिनना है। कुछ लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिस भाव में बैठा उस भाव को छोड़कर आगे से गिनना चालू करते हैं कि 1, 2, 3 करते हैं, इसलिए वह ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, जो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो
अक्सर उनके मन में यही संशय पैदा होता है, उनके मन में यही सवाल पैदा होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस भाव में ग्रह बैठे, जिस भाव में ग्रह बैठे उस भाव से ही आप आगे, उस भाव से लेकर ही गिनती चालू करिए कि अगर शनि यहाँ पर बैठे तो इस भाव को 1 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10, ऐसे आपको गिनती करना है। तो दोस्तों सूर्य के पास 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा के पास 7वीं दृष्टि है, बुध के पास 7वीं दृष्टि है, शुक्र के पास 7वीं दृष्टि है। 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास 3 दृष्टि है, गुरु 5 7 9, मंगल 4 7 8, शनि 3 7 10। दोस्तों अभी नीचे आप देख रहे हैं कि राहु और केतु भी लिखे हुए हैं। कुछ विद्वान इनकी दृष्टि को मानते हैं और कुछ विद्वान इनकी दृष्टि को नहीं मानते हैं। तो आपके जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि राहु को भी गुरु की दृष्टि के हिसाब से दिया गया है हमको, 5वीं 7वीं और 9वीं। देश काल पात्र को लगाते हुए जहां पर आपको लगता है कि मुझे राहु और केतु की दृष्टि को लगाना है, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि नहीं प्रयोग करना है तो वहां पर आप छोड़ दीजिएगा। मैं आपको इसलिए बताया कि कहीं पर आप किसी के सामने बैठे हो, अगर आपसे कोई बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, तो अगर आप उसको बता रहे हैं कि राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि नहीं है, तो कहीं न कहीं उसमें असमंजस की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए आपके ज्ञान के लिए होना चाहिए, कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। जब आप मानने वालों के साथ में बैठेंगे तो मान लीजिएगा, जब आप न मानने वाले के साथ में बैठेंगे तो नहीं मानिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राहु और केतु को भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि कुछ विद्वान देते हैं, कुछ ज्योतिषियों ने देते हैं। तो राहु की दृष्टि जो गुरु की दृष्टि है वही है, जहां राहु जहां बैठेंगे वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं, केतु भी जहां बैठेंगे वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात किया मैंने आपसे, भावों के बारे में बात किया, ग्रहों की चाल के बारे में हमने आपसे बात किया, यह सब आपको कंठस्थ हो गया रहेगा। और हिंदी के जो 12 महीने हमने आपको बताए वह भी आप उसको विशेष तौर पर उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी के 12 महीने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ग्रहों की चाल, इसके बाद आपका ग्रहों की दृष्टि और भाव, यह बहुत ही जरूरी है आपको जानना, क्योंकि ज्योतिष में सब प्रयोग है। जितनी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप विश्वास करिए सब आगे प्रयोग में आएगा, यह सब आगे प्रयोग में आएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट खेलने से पहले का जो नियम होता है, नियम आपके पास आ रहे हैं कि 12 खिलाड़ी होंगे, फिर इसके बाद कोई बॉलिंग करेगा, कोई बैटिंग करेगा, कोई अंपायरिंग करेगा, बहुत कुछ जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर का, वो उसके पहले का यह फील्ड तैयार हो रहा है, उसके पहले का यह बेस तैयार हो रहा है। जैसे यह बेस तैयार हो जाएगा उसके आगे आपको कैसे ज्योतिष की पिच पे मैच बैटिंग करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छी बैटिंग करेंगे, जैसे आपको यह रूल्स पता हो जाएंगे। अभी यह सब बेसिक रूल्स हैं, इस रूल्स को जैसे ही आप याद कर लेंगे, जैसे आप समझ जाएंगे, वैसे ही आप आगे ज्योतिष की बहुत भली भांति आप ज्योतिष को विश्लेषण करेंगे, कुंडली का विवेचन करेंगे और समाज में आप अपना ज्ञान देंगे। तो आशा करता हूं अभी तक जो मैंने आपको बताया है यह आप इसको भली भांति कंठस्थ कर लिए होंगे। और यदि आपको कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो इस वीडियो को रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समस्या को नोट करके मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मुझे आप कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा, मैं उत्तर दूंगा आपको। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि। एक नया चीज आपके लिए आ गया, ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि। आपने अक्सर ज्योतिषियों के में सुना होगा कि सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं, मंगल उच्च होकर बैठे हुए हैं, बुध उच्च होकर बैठे हुए हैं। तो उच्च और नीच होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं उच्च और नीच का प्रभाव कहाँ और कैसे पड़ता है। दोस्तों सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला में नीच के होते हैं। सूर्य जब भी मेष राशि में होंगे तो वो उच्च के होंगे, और जब भी वो तुला में होंगे तो वो नीच राशि में होंगे। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं। मंगल मकर में उच्च के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। बुध कन्या में उच्च के होते हैं, मीन में नीच के होते हैं। गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं। शनि तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। दोस्तों बहुत पहले मैंने आपको बोला था याद करने के लिए कि राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों को नंबर से भी याद करना। अगर मैं नंबर की यहाँ पे बात करूं, मेष राशि 1 नंबर, तुला 7 नंबर,
वृष 2 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, मकर 10 नंबर, कर्क 4 नंबर, कन्या 6 नंबर, मीन 12 नंबर, कर्क 4 नंबर, मकर 10 नंबर, मीन 12 नंबर, कन्या 6 नंबर, तुला 7 नंबर, मेष 1 नंबर। अगर मैं कुंडली बना दूं, कुंडली बनाने के बाद मैं जन्मांक चक्र बना दूं, उसमें देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे ग्रह का उच्च और नीच आ रहा है। जैसे एक मैं यहाँ पे कुंडली बनाया, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सूर्य 1 नंबर माने मेष राशि, अगर 1 नंबर जहां रहेगी अगर उसमें सूर्य आएंगे तो सूर्य उच्च के होंगे। यहाँ पे सूर्य अगर उच्च के हो रहे हैं तो सेम इसके अपोजिट इसके नीचे आप आएंगे तो तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। अब मैं यहाँ पे शनि की बात करूं तो शनि तुला में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के हो जाते हैं। मंगल कर्क में नीच के होते हैं, मकर में उच्च के हो जाते हैं। गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के हो जाते हैं। एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था आप नंबर या राशियों के नाम के साथ में नंबर को भी याद रखें। नंबर जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकेंगे उच्च और नीच होता क्या है। जन्म कुंडली में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, तो इसलिए अभी तक जितने भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जितने भी यह ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, इन सब का प्रयोग आगे कुंडली विश्लेषण करने में आएगा। जहां से आपको यह प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हुई, अगर आपने इसको सही ढंग से नहीं सीखा, सही ढंग से इसको नोट नहीं किया, सही ढंग से इसको आपने याद नहीं किया, तो आपको आगे फलादेश करने में दिक्कत आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स में आप पूरी तरह से ज्योतिष अच्छे से सीख जाएंगे और अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे और समाज में काफी अच्छा ज्ञान आप देंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप यह मेहनत करेंगे, इसका एक नोटबुक बनाएंगे, नोट बनाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको जरूर समझ जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परमोच्च। मैंने आपको ग्रह का उच्च नीच बताया और परम उच्च क्या होता है। परम उच्च दोस्तों वह होता है जब भी कोई ग्रह 10 डिग्री पर होता है तो वह परमोच्च की स्थिति में होता है। अगर 11 की स्थिति में गया तो परमोच्च नहीं होगा और 9 में गया तो परमोच्च नहीं होगा। परमोच्च और परम नीच दोनों होते हैं, परमोच्च और परम नीच दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। अब एक डिग्री आपके लिए नया वर्ड शब्द आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 राशियां हैं, 12 राशियों में सबको 33 डिग्री मिली हुई है। 12 × 30 = 360 का मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया हुआ था पीछे की वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा, मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं डिग्री का प्रयोग कर रहा हूँ। डिग्री प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? मात्र आपको उच्च, नीच और परमोच्च की बात करने के लिए। अगर सूर्य मेष राशि में है, सूर्य मेष राशि में है और 10 डिग्री पे है, 10 डिग्री पे है तो यह परम उच्च के होंगे। मेष राशि में सूर्य है, 10 डिग्री के हैं तो यह परम उच्च के होंगे। अगर 11 डिग्री के होंगे और 9 डिग्री के होंगे तो परम उच्च के नहीं होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, परम उच्च की क्या चीज होती है। इसके बाद सूर्य यदि तुला राशि में है, सूर्य तुला राशि में है और 10 डिग्री के हैं तो वो परम नीच के होंगे। अगर 11 और 9 के होंगे तो परम नीच के नहीं होंगे। तो आशा करता हूं इस बात को आप समझेंगे। एक बार वापस मैं बोलता हूं कि मेष राशि में सूर्य ये 10 डिग्री के हैं तो वह परम उच्च के होंगे। और सूर्य के लिए नहीं, ये सभी ग्रहों के लिए है, सभी ग्रहों के लिए है कि जिसमें उच्च और नीच के होते हैं, उन सभी ग्रहों के लिए है। मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री के हैं तो परम उच्च के होंगे। यदि वो 9 और 11 डिग्री के होंगे तो वह परम उच्च के नहीं होंगे। पहली बात, यदि सूर्य तुला राशि में है, 10 डिग्री के हैं तो परम नीच के होंगे। यदि वह 9 और 11 के होंगे तो वह परम नीच के नहीं होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कोई भी समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा देखिएगा। और उम्मीद मुझे है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं आप समझ गए होंगे और आप इसको नोट करके और फिर आगे